ज़मीं के सारे खुदाओं को टोक देता था, मेरा ज़मीर था जिंदा, ये तब की बात है। ज़मीर कब जिंदा हो जाए और कब मर जाए ये सामने वाले पर निर्भर है। और सियासत में तो ज़मीर के जिंदा होने और मरने का दस्तूर बदस्तूर कायम रहता है। आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान के नेताओं को देखकर मुझे लग रहा था, कांग्रेस के नेताओं को, कि बीजेपी में इतने महत्वपूर्ण पद पर रहे बीजेपी के नेता क्यों नहीं है वहां। इसलिए कि कांग्रेसी वहां गए क्योंकि सत्यपाल मलिक का जमीर आखिरी दिनों में जाग गया था और बीजेपी वाले जो उनके बेहद करीबी थे वो नहीं गए क्योंकि उनके अनुसार सत्यपाल मलिक का जमीर मर गया था। मगर सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा में राजस्थान के इतने सारे नेता क्यों गए और किस लिए गए उस सियासत को भी समझिएगा, और बीजेपी के नेता क्यों नहीं गए। मगर क्या पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जमीर भी जाग गया है। बात करेंगे कि क्या वो यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, क्या उन्हें मनाने की कोशिश जारी है कि वो यूपीए की तरफ से उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल करें। इसके पीछे की राजनीति क्या है और क्या यूपीए बीजेपी में संघ में दो फाड़ करने में सफल रहेगी। जमीर जागेगा या नहीं जागेगा, पर राहुल गांधी का जमीर जाग गया है, चुनाव आयोग का भी जमीर जागेगा क्या, पता नहीं। अब मसला क्या है, मसला अटक गया है वहीं साइन को लेकर। राहुल गांधी ये दस्तावेज दिखाए जा रहे हैं, गिनाए जा रहे हैं। आज सभा भी ठोक डाली, चुनाव आयोग कह रहा है कि तुम साइन करते हो कि नहीं भाई, यानी एफिडेविट दो साइन करके कि जो तुमने आंकड़े रखे हैं वो सही है। राहुल गांधी कहते हैं कि जाओ पहले उसका साइन लेकर आओ जिसने वोट चोरी की है। चुनाव आयोग फिर कहता है तुम साइन करते हो कि नहीं भाई। राहुल गांधी कहते हैं कि जाओ उसका साइन लेकर आओ जिसने हरियाणा में वोट चोरी की, महाराष्ट्र में वोट चोरी की। और आखिर में क्या होता है, झगड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि दीवार फिल्म के अमिताभ बच्चन और शशि कपूर की तरह ये साइन के झगड़े में उलझे रहें और आखिर में इतना झगड़ा बढ़ जाए कि अमिताभ बच्चन मार दिए जाएं और शशि कपूर फिल्म फेयर अवार्ड लेकर चले जाएं। अगर इतना पुख्ता है सबूत तो एक साइन मारने में राहुल गांधी को क्या दिक्कत है। क्यों साइन को लेकर इस तरह की परिस्थिति बना दी जाए कि राहुल गांधी के कथित एटम बम से कोई जलजला ही नहीं आए। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का एटम बम फुस हो गया है, मगर अगर ये मसला साइन में अटक जाता है तो फिर ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या राहुल गांधी ट्रैप में फंस रहे हैं या फिर साइन नहीं कर रहे हैं इसलिए कि इसमें कोई झोल है, पता नहीं। पर इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि साइन लाओ, डिक्लेरेशन दो, ओथ दो। पर अब मसला देखो, इतनी छोटी चीज पर अटक जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। पर राहुल गांधी जिन सवालों को उठाए हैं उसका जवाब बीजेपी की तरफ से आया तो है। भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मगर वो बहुत मुकम्मल जवाब नहीं मिला। उन्होंने, राहुल गांधी ने कल जो गलतियां की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अक्सर वो करते हैं, उन गलतियों को पकड़ते हुए उन बातों को कही और कहा कि देखिए इतने इतने जगह वोटर बढ़े हैं, यहां पर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना उद्धव जीती, इसलिए इस
तर्क में कोई धार नहीं है। पर ये कांग्रेसी कब तक रुदाली बने रहेंगे या फिर रुदालियों को बुलाकर अपने दफ्तर में रोते रहेंगे? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप हरियाणा हार गए, इसके अलावा भी कई स्टेट हारे आप, मगर मध्य प्रदेश जैसा कि खुद कह रहे हैं कि हम जीत गए हैं फिर भी हारे हैं। फिर भी किश्ती कहां डूबी है कांग्रेस की, जहां पानी कम था। ये आंकड़े कहां के लेके आए हैं? कर्नाटक के। अरे डूब मरो कांग्रेसियों, डूब मरो। तुम्हारी सरकार है, तुम्हारा आईएएस वहां पर निर्वाचन आयुक्त है, तुम्हारे एजेंट है, तुम्हारे अधिकारी हैं, और बीजेपी पर आरोप लगा रहे हो कि फर्जी मतदाता बना डाले। तो क्या सो रहे थे? हर जगह सत्ता की नींद लेते हो और विपक्ष में कुंभकर्णी नींद लेने लगते हो। किसी भी कांग्रेसी को कोई मतलब नहीं था, अगर राहुल गांधी सही है, कि बनारस के श्रीवास्तव महोदय 4 जगह बूथ पर वोट डाल के आए। उंगली का निशान किस केमिकल से मिट गया था और 4 बार कैसे मिट गया था? आपका एजेंट क्या कर रहा था? वोटर लिस्ट आपको मिला था, आपने क्या देखा था? फिर चुनाव हारोगे फिर रोओगे, फिर चुनाव हारोगे फिर रोओगे, इसलिए कि सोए रहते हो। जिस चीज के लिए डूब मरना चाहिए, जिस चीज के लिए सवाल तुमसे पूछा जाना चाहिए, सवाल हम भजन लाल सरकार से पूछते हैं कि अनिल चोपड़ा क्यों हारा जयपुर ग्रामीण से, मगर वहां तुम्हारी सरकार है और कांग्रेस पूछ रही है कि हम क्यों हारे। ये क्लासिक एग्जाम्पल है, अगर राहुल गांधी सही है तो कांग्रेस की अकर्मण्यता की। पर पता नहीं, अब साइन होगा तब तो चुनाव आयोग कुछ बोलेगा। ये पता नहीं कौन सी कहानी है। इतना बड़ा आरोप लगाया है राहुल गांधी, बिना साइन का ही बता दो। अच्छा, साइन पर ही अटके है तो राहुल गांधी ही साइन कर लो। पता नहीं कहीं ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में बीजेपी इस पूरे मसले को कहीं और मोड़ दे और कुछ पता ही नहीं चले। पर ये कोई नई बात नहीं है, बहुत पुरानी रवायत है ये चुनाव वाली। बस इतना ही है कि कांग्रेस पहले अपर हैंड पर रहा करती थी लालू और मुलायम के आने से पहले, और अब रिसीविंग एंड पर है। लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ टीएन शेषन ने चुनाव लड़ा था, तो क्या चुनाव आयोग का राजनीतिकरण नहीं हुआ था? रास्ता आप ही खोल कर गए हो। आज दर्द हो रहा है तो संविधान बचाओ रैली कर रहे हो। खैर, कुछ सच्चाइयां किसी को भी कड़वी लगती हैं, मगर ये सच है कि बीजेपी या चुनाव आयोग अभी तक कोई मुकम्मल जवाब लेकर नहीं आया है राहुल गांधी के कुछ सवालों का। मगर इंडिया टुडे जिस चैनल में हम काम करते हैं, उसका रिपोर्टर जो है वो उस जगह पहुंचा जहां राहुल गांधी ने बताया। ये वो जगह थी जहां पर बताया गया है कि 80 मतदाता हैं और ये is currently occupied by a food delivery agent from West Bengal who moved in just a month ago. अब बताइए इस 35 नंबर के कमरे में 40, 50, 80 लोग कैसे रह सकते हैं? भाड़े में रहते हैं? हाँ, रेंट। किसका घर है? उस सर का नाम जयराम रेड्डी। जयराम रेड्डी कौन है वो? किस पार्टी का है? वो तो पता नहीं सर। मैं इधर 1 महीना आया सर। इधर मैं 1 महीना आया, ठीक है। मैं ज्यादा दिन। कौन था, कुछ पता था? वो ओनर सर ही बता सर। The house is owned by Jairam Reddy, who Dipankar claims has ties to the BJP. अब ये Contacted by India कहा जा रहा है कि initially ये जयराम रेड्डी इस चौल कहते हैं इसको, झोपड़पट्टी में एक कमरा है जिसका मालिक है, वो बीजेपी से रिश्ता रखता है, ऐसा कहा जा रहा है। मगर वही बात है कि ये कहानी नई तो नहीं है। फिर क्या इसके बाद जागेंगे और बिहार में ऐसा कुछ नहीं होगा? 65 लाख वोटर अगर काट दिए गए हैं तो लेकर आओ ना भाई जिनके जिनके काटे गए हैं। अब वो कह रहे हैं कि जिनका काटे हो उनको आप लेकर आओ, ये कह रहे हैं जिनका कटा है उनका आप लेकर आओ, चुनाव हो जाएगा। फिर आंकड़ों का कोई मतलब नहीं है, कुछ काम भी कर लो।
पर अशोक गहलोत को भी लगने लगा है कि मैं चुनाव जीत गया था और बीजेपी ने बोगस वोटर बनाकर हमें हरा दिया और वो चुनाव जीत गए। सरकार इनकी भी यहां पर थी और वसुंधरा राजे को भी लगने लगा होगा कि मात्र 1,30,000 वोट की जरूरत थी। अगर ऐसे वोट बनता तो मैं तो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन ही जाती। पर ऐसा होता तो ऐसा होता, क्या ऐसा होगा? क्या ऐसा होगा जब जगदीप धनखड़, पूर्व उपराष्ट्रपति, इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ क्या यूपीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनने जा रहे हैं और इसके लिए मीटिंग शुरू हो गई है? क्या राजस्थान कांग्रेस के एक बड़े नेता जिन्होंने अपना कार्यक्रम जारी नहीं किया था वो दिल्ली जाकर आए हैं और पारिवारिक मित्र होने के नाते यूपीए के उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव देकर आए हैं? और जगदीप धनखड़ ने क्या सोचने की बात कही है या मना कर दिया है? अभी तक बीजेपी का कोई नेता जगदीप धनखड़ के हालचाल पूछने, क्योंकि बीमार हैं वो, नहीं जा रहा है। और मगर जगदीप धनखड़ भी जो हैं वो अभी तक अपने सोशल मीडिया से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ की तस्वीरें हटा नहीं रहे हैं। ये सारी तस्वीरें हैं जब राहुल गांधी ने सबको बुलाया था वोट चोरी का मसला दिखाने के लिए यूपीए के पार्टनर को। यूपीए के पार्टनर जुटे थे तो वहां पर चर्चा हुई है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार संयुक्त रूप से बनाना चाहिए क्या? ये प्रस्ताव कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के एक राजनीतिक दल के मुखिया की तरफ से आया है कि क्या अगर ये बात सही है कि जगदीप धनखड़ की नजदीकियां बढ़ रही थी संघ से और बीजेपी का एक खेमा उनके साथ है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को यूपीए का उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर संघ और बीजेपी के बीच जो खाई है उसका फायदा उठाया जाए। ये खबरें उन्हीं जगहों से फैलाई जा रही है कि उपराष्ट्रपति के पद को लेकर संघ और बीजेपी में एक मत नहीं है, आपस में दुराव है और उसी का फायदा उठाने के लिए रणनीति बनी है कि जगदीप धनखड़ को संयुक्त उम्मीदवार के रूप में उतार दिया जाए। अगर संघ मदद कर देता है पर्दे के पीछे और बीजेपी के कुछ वोटों में वो कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जैसा कि चंद्रबाबू नायडू के साथ भी इनकी गहरी नजदीकी है, कहा जाता है जगदीप धनखड़ की, तो जगदीप धनखड़ को यूपीए की तरफ से संयुक्त रूप से चुनाव लड़ाने की कोशिशें काफी तेज हो रही है पर्दे के पीछे। इसलिए अभी तक जो जमीर सोया हुआ है जगदीप धनखड़ का, वो किसी दिन जाग सकता है सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि सोशल मीडिया पर कांग्रेसी पाए जाते हैं, बीजेपी के विरोधी सोशल मीडिया पर ज्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अभी तक जगदीप धनखड़ का जमीर सोया हुआ है, इसलिए खुलकर यूपीए के नेता सामने नहीं आ रहे हैं, पर पर्दे के पीछे खेल जारी है। क्या जिस तरह से इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ ने चौंकाया था, उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनकर यूपीए से चौंका देंगे? या फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ना, जगदीप धनखड़ सत्यपाल मलिक जैसी गलती नहीं करने वाले हैं, वो बड़े दूर को देखने वाले हैं, इसलिए माहौल भले ही बन जाए मगर आखिर में वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। यूपीए भी कोई जल्दीबाजी में नहीं है, नाप तोल कर उनको देखना चाहती है, पर पिक्चर अभी बाकी है। उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा देकर जगदीप धनखड़ बैठे नहीं हैं, राजनीति सघन रूप से जारी है और कुछ भी कमाल हो सकता है, पता नहीं। मगर ये सत्यपाल मलिक की श्रद्धांजलि सभा की तस्वीरें हैं जहां पर आपको सचिन पायलट नजर आ जाएंगे। सचिन पायलट के अलावा गोविंद सिंह डोटासरा भी गए थे और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी गए थे। वो ये बैठे हुए हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा और
गोविंद सिंह डोटासरा, उम्मीदवार बेनीवाल दिख रहे हैं, सचिन पायलट दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में CR चौधरी भी दिख रहे हैं, बड़ी संख्या में सचिन पायलट खड़े हैं यहां, बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। अभी अभी की बात है जब बाड़मेर के एक रिपोर्टर को बिहार में पुलिस उठा ले गई थी, दुर्ग सिंह को, तब मैंने देखा था किस तरह से कांग्रेस के नेता बोलते थे सत्यपाल मलिक के बारे में। सत्यपाल मलिक न जाने क्या क्या राहुल गांधी के बारे में बोले। पर मैंने कहा ना कि रिश्ते राजनीति में इतनी जल्दी बदल जाते हैं, निष्ठा बदलने के साथ ही मोहब्बत इतना जोर से ज्वार भाटा की तरह उठता है, यकीन ही नहीं होता है कि ये पिक्चर अभी नई नई है। कांग्रेस के नेताओं को देखकर और बीजेपी के नेताओं की गैर मौजूदगी को देखकर लगता है कि इस दुनिया में रिश्ते कितने कमजोर हैं, जो वक्त के साथ, झोंके के साथ अपने आप को मोड़ते हुए चलते हैं। पर क्या कांग्रेस बीजेपी को जाट विरोधी पार्टी बनाना चाहती है या इस तरह का संदेश देना चाहती है? जगदीप धनखड़ की उम्मीदवारी को लेकर कहें या उनको हटाए जाने को लेकर कहें, सत्यपाल मलिक को लेकर कहें, कहा जा रहा है कि इसके लिए कोशिशें तेज है। पर बीजेपी के काम करने के तरीके अलग हैं और कांग्रेस के काम करने के तरीके अलग हैं। कांग्रेस हवाओं पे, तूफान पर काम करती है और बीजेपी धीरे धीरे जमीन पर काम कर रही है। अब ये सच है कि ये घर में अगर 80 वोटर बना लेते हैं जैसा राहुल गांधी कर रहे हैं तो ये जमीन पर काम करना ही तो कहेंगे, और क्या कहेंगे। चुनाव के बाद कितना भी रो लीजिए आप, पर बीजेपी बहुत महीन काम कर रही है और सारी जातियों में काम कर रही है। सोशल मीडिया के कमेंट्स को देखकर, बेरोजगार ठाले बैठे लोगों के भड़ास को देखकर आप अपनी राय मत बनाइएगा। बीजेपी बहुत ही महीन स्तर पे काम कर रही है, जिसमें जाति से ऊपर उठकर काम कर रही है और सभी जातियों के लोग अंदर ही अंदर लगे हुए हैं इस काम में। भजनलाल शर्मा अपने एक अलग छवि बनाने में लगे हुए हैं। बहनों के भाई हैं, किस तरह से आम लोगों से मिलते हैं, पानी के लिए क्या क्या कवायद कर रहे हैं, योजनाएं चला रहे हैं। आज दिव्यांगों के साथ बैठे थे और दिव्यांग बच्चों के साथ उनकी बातचीत जो है इतनी निराली थी कि एक बच्ची कुरकुरे मांग ली और सब हंस लिए। एक आसान मुख्यमंत्री हैं ये, देखिए, ये एक आसान मुख्यमंत्री हैं और आसान मुख्यमंत्री होने के नुकसान और फायदे दोनों होते हैं। जनता से एक सहजता से जुड़ाव जो इनका हो जाता है वो एक आभा मंडल वाले नेताओं का कम होता है। पर इसकी मुश्किल ये होती है कि हमारे तनु कैसी हो? हेलो, हाँ, राधे राधे, वाह, राधे राधे, राधे 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 राधे। वाह, बहुत अच्छा। ये प्रभु जी पर बुरा है, ये भारद्वाज जी। चलिए, और क्या कहोगे? और क्या कहना है? कर लिया? कर लिया, नाश्ता कर लिया, भोजन करना है? हाँ। तैयार है, अभी भोजन के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? चलिए, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और कुछ चाहिए तो मांग लो सर। हाँ, कुरकुरे। कुरकुरे लाई है इनको। मिठाई। मिठाई। बच्चा जो है कुरकुरे मांगेगा। एक बच्चे ने कहा कि हम घूमने जाना चाहते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश खत्म हो जाए, सभी बच्चों को मैं घूमने भेजूंगा। ये बहुत सरल वीडियो है और इस वीडियो को देखकर लगता है कि भजनलाल शर्मा जो है अपनी छवि तो मजबूत कर ही रहे हैं, आसानी से भीड़ में बैठ भी लेते हैं और आम व्यक्ति के साथ एक चौराहे पर बैठे हुए व्यक्ति की तरह ठहाके भी लगा लेते हैं। मगर आसान होना कई मुश्किलों को पैदा करता है। लोग आसानी से मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं कि व्यक्ति राजस्थान का सीएम बन गया है। पर राजस्थान की सियासत अभी बहुत
लंबा वक्त है चुनाव होने में, इसलिए कोई बहुत बड़े उलटफेर से गुजरने वाली नहीं है। लिहाजा इस तरह की तस्वीरें आती रहेंगी और चुनाव की तैयारियों में पार्टियां लगी रहेगी। इन तमाम मुद्दों पर हम भी आपसे बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल उपराष्ट्रपति पद के लिए राजस्थान में किस तरह की सियासत चल रही है उस पर भी आपसे जिक्र करेंगे। नमस्कार, जयपुर से।